हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट साइंस। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पवन सीरीज से अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आज से स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, क्योंकि केवल और केवल क्या करना है, रिवीजन करना है। तो बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, अगर आप इसको याद कर लेते हो तो अति लघु उत्तरीय, क्योंकि आप सभी को पता है जो साइंस विषय है वो 25 नंबर का होता है, जिसमें से जो अति लघु प्रश्न पूछता है उसकी संख्या जो होती है वो होती है 6। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर दीजिए, जिसमें सबसे पहला जो प्रश्न है कि और जो ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है वो 1 नंबर का होता है। और 2019 का ये पूछा हुआ प्रश्न है कि पुष्प के मादा अंग के नाम लिखिए। तो पुष्प के मादा अंग के नाम जायांग कहते हैं, अंडप या कारपोल या स्त्री केसर भी कहते हैं। अगला जो प्रश्न है कि सजीव के एक लक्षण लिखिए। तो सजीव के निश्चित आकार एवं माप, कोशिकीय संरचना, श्वसन हो गया, गति हो गया, उत्सर्जन हो गया। तो मात्र केवल एक लक्षण पूछा है, लेकिन हमने यहाँ 5, तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। निश्चित आकार एवं माप या कोशिकीय संरचना, श्वसन, गति, उत्सर्जन। अगला जो प्रश्न है कि शाकाहारी तथा मांसाहारी जंतुओं के दो नाम लिखिए। तो शाकाहारी मांसाहारी जंतुओं के दो नाम, जिसमें शाकाहारी जंतु हाथी, दरियाई घोड़ा, बकरी, ये सभी क्या है, शाकाहारी जंतु है। बात करें मांसाहारी जंतु की, तो मांसाहारी जंतु में कुत्ता आ जाता है, चीता आता है, बाघ, भेड़िया। अगला जो प्रश्न है बहुत महत्वपूर्ण है, आप देख सकते हो ये जितने भी प्रश्न है 2019 में ये लगातार पूछे हुए प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है घर्षण बल किसे कहते हैं। तो ये आपका अति लघु में नहीं पूछेगा, हो सकता है कि लघु उत्तरीय में पूछ दे घर्षण बल किसे कहते हैं। घर्षण बल की जो परिभाषा होती है, यदि तेज दौड़ते हुए आपका पैर अचानक केले के छिलके पर पड़ जाए तो आप क्या होगा, आप गिर पड़ेंगे। और कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से गोटी जो होती है बहुत ही तेजी से फिसलती है। यदि आटा चक्की के पट्टे घिस जाए तो क्या होगी। तो चक्की गति नहीं करेगी, क्योंकि जो घर्षण बल की मात्रा होगी क्या हो जाएगी, अत्यंत कम होने के कारण ऐसा होता है। सिंपल आप याद कर सकते हो, जो घर्षण बल की परिभाषा होती है अगर अति लघु में पूछे तो आप यहाँ से याद कर सकते हो कि नहीं, दो सतह के संपर्क तलों के बीच, ठीक है, यानी दो सतह के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाला बल को घर्षण बल कहते हैं। बहुत महत्वपूर्ण ये डिफिनीशन है कि नहीं, दो सतह के संपर्क तलों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने वाला बल को हम क्या बोलते हैं, घर्षण बल कहते हैं। अगला जो प्रश्न है कि पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं हैं। तो पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं हैं, तो 3 है, ठोस, द्रव, गैस। ये क्या है, पदार्थ की 3 भौतिक अवस्थाएं हैं। अगला जो प्रश्न है कि समय का मानक मात्रक क्या है। तो बस ये 6 क्वेश्चन 2019 में पूछा था, समय का मानक मात्रक क्या है। तो समय का मानक मात्रक जो है वो है सेकंड। अगला जो प्रश्न है कि सजीव वस्तुएं क्या है। सजीव वस्तुएं क्या हैं, ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन का संचार होता है वे सजीव वस्तुएं कहलाती है। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, सजीव वस्तुएं क्या है, ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन का संचार होता है वे सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। अगला जो प्रश्न है निर्जीव वस्तुएं क्या है। सेम कुछ नहीं करना है, उसमें हमने देखा जो सजीव वस्तुएं की जो परिभाषा थी, ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन का संचार होता है उसे हम सजीव वस्तुएं कहते हैं। और निर्जीव वस्तु में बस नहीं जोड़ देना है, ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन का संचार नहीं होता है उसे हम निर्जीव वस्तुएं कहते हैं। सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है। तो सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी को वायरस कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है कि पौधे में कितने भाग होते हैं। तो पौधों में जो भाग होते हैं, जड़, तना, पत्ती, ये सभी क्या होते हैं, पौधों के ही भाग होते हैं।
अगला जो आपका है, पौधों में प्रजनन कितने प्रकार से होता है? तो पौधों में प्रजनन 3 टाइप से होता है। अगला आपका प्रश्न है कि पौधों एवं जंतुओं में प्रमुख अंतर क्या है? तो पेड़ पौधों में वृद्धि जीवन पर्यंत होती है, परंतु जंतुओं में वृद्धि एक निश्चित आयु तक ही होती है। बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, ठीक है, क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न होता है तो इसमें ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। पौधों एवं जंतुओं में प्रमुख अंतर क्या है? तो पौधों एवं जंतुओं में प्रमुख जो अंतर है, पेड़ पौधों में वृद्धि जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें वृद्धि जो होती है वो जीवन पर्यंत होती है, क्योंकि जैसे कि आपने कोई पेड़ बहुत ही बड़ा है और उसको अगर आप काट देते हो तो फिर से उसके जड़ से आपने देखा होगा कि उसमें फूल पत्ती हरी हरी, जैसे ही बारिश का मौसम होता है तो जब वहाँ पे नमी होता है तो उसमें निकल आते हैं। तो ये एक डिफरेंट हो गया, लेकिन जो जंतु होते हैं उसमें एक निश्चित आयु तक ही वृद्धि होती है, ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है कि देखिए ये तो डिफरेंट था, अब ये कि पौधे तथा जंतुओं में समानता क्या पाया जाता है? पौधों और जंतुओं में क्या मतलब समानता पाया जाता है? तो सभी पौधे एवं जंतुओं में अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। सिंपल, एक तो हमने डिफरेंट देखा और एक क्या समानता है पौधे और जंतुओं में। तो पौधों और जंतुओं में अपने समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। अगला जो आपका प्रश्न है कि पुष्प में कितने भाग होते हैं? तो पुष्प के कुल 4 भाग होते हैं, जो कि हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। आप इसका नाम भी बता सकते हो कि पुष्प के कुल 4 भाग कौन कौन से हैं, ठीक है, जिसमें एक आपका आ जाता है बाह्य दल पुंज और आप तीनों शेष बता सकते हो। अगला जो आपका प्रश्न है कि जीवधारियों में अनुकूलन किन कारणों से होता है? जो जीवधारी होता है उनमें अनुकूलन किन कारणों से होता है? तो जीवधारियों में अनुकूलन वातावरण, भोजन तथा भोजन की उपलब्धता के कारण होता है। यानी यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो जीवधारी हैं उनका अनुकूलन किन कारण, क्या कारण है कि होता है? तो फ्रेंड्स आप सभी को पता है, एक तो वातावरण हो गया और भोजन तथा भोजन की उपलब्धता के कारण उनका अनुकूलन होता है। अगला जो आपका प्रश्न है कि संरचनात्मक अनुकूलन से क्या अभिप्राय है? तो संरचनात्मक अनुकूलन से जो अभिप्राय है, जीवधारी के शरीर की रचना में जब कुछ ऐसे परिवर्तन हो कि उस जाति को अपने आवास में रहने में अधिक सुविधा हो, उसे संरचनात्मक अनुकूलन कहते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसी तरीके से आपके एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो संरचनात्मक अनुकूलन तो आप सभी को पता है क्या होता है, लेकिन संरचनात्मक अनुकूलन क्या होता है? तो इसका जो मतलब होता है कि जीवधारी की शरीर की रचना में जब कुछ ऐसे परिवर्तन हो, ठीक है, यानी जब कोई जीव होता है और उसके शरीर में कुछ ऐसा परिवर्तन होता है कि उस जाति को अपने आवास में रहने की अधिक सुविधा होती है, तो उसे हम संरचनात्मक अनुकूलन कहते हैं। यानी वो उसी में अपने आप को या अपने जो भी शरीर है उसको उसी प्रकार परिवर्तित कर लेता है और वो उसके लिए क्या होता है, सुविधा हो जाता है उस आवास में रहने के लिए। तो इसको हम संरचनात्मक अनुकूलन कहते हैं। अगला जो प्रश्न है कि पौधों में जड़ का क्या उपयोग है? तो पौधों में जड़ का बहुत ज़्यादा उपयोग है। तो सबसे पहले पौधों में भूमि से जल, खनिज, लवण उपलब्ध कराना। अगला जो प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्या है? पौधों में जड़ों के द्वारा भूमि से अवशोषित जल तथा वायुमंडल CO2 लेकर क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण और O2 मुक्त कराने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, ठीक है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और O2 मतलब होता है ऑक्सीजन। तो आप सभी को पता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की जो बहुत ही अच्छा परिभाषा है, आप इसको बहुत आसानी के साथ याद कर सकते हो। पौधों में जड़ों के द्वारा, क्योंकि जड़ों के द्वारा भूमि में अवशोषित जल को अवशोषित होता है, तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि पौधों में जड़ों के द्वारा भूमि से अवशोषित जल तथा वायुमंडल से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड लेकर क्लोरोफिल की उपस्थिति में भोजन का निर्माण और O2 मुक्त कराने यानी
ऑक्सीजन मुक्त कराने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं या कहलाती है। अगला जो आपका प्रश्न है कि पर परागण क्या है। पर परागण क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि जो परागण होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक स्वपरागण होता है, एक पर परागण होता है। ठीक है, तो स्वपरागण हमने बहुत ही अच्छे से और पर परागण जाना था, बट यहाँ पूछ रहा है कि पर परागण क्या होता है। यहाँ देखते हैं क्या लिखा है कि जब पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ऐसी क्रिया को पर परागण कहते हैं, बट यहाँ पे गलत दिया है। इसका जो डिफिनेशन होता है पर परागण का, जब पुष्प के परागकण, ठीक है, जब पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ऐसी क्रिया को हम पर परागण कहते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है इसके अकॉर्डिंग ये गलत है। यहाँ पर अगर रहता कि स्वपरागण क्या है तब यहाँ पे ये राइट आंसर होता कि जब पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के, आप देख सकते हो वो पौधा नहीं चेंज कर रहा है, ठीक है, उसी पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ऐसी क्रिया को हम पर परागण कहते हैं। बट ऐसा नहीं है। पर परागण का जो डिफिनीशन होता है, जब पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या किसी दूसरे पौधे के पुष्प के, ठीक है, पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो ऐसी क्रिया को पर परागण कहते हैं। ठीक है, यानी सिंपल आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ याद हो गया होगा। परागण की जो परिभाषा होती है, जब परागकण स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को हम परागण कहते हैं। परागण के 2 टाइप्स होते हैं, स्वपरागण और पर परागण। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। अगला जो प्रश्न है कि पुष्प के नर अंग का नाम लिखिए। तो पुष्प के नर अंग का जो नाम होता है वो होता है पुंकेसर। पुष्प के मादा अंग का जो नाम होता है वो होता है स्त्री केसर। ठीक है, जायांग और पुमांग इन्हीं का नाम होता है। अगला जो आपका प्रश्न है कि फलों में जल की मात्रा कितनी होती है। तो फलों में जल की मात्रा जो होती है वो 90% होती है। पौधों में जड़ का क्या कार्य है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पौधों में जड़ का क्या कार्य है, तो पौधों को भूमि में स्थिर रखने तथा भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करना है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स। सबसे पहले तो पौधा जो जड़ का काम होता है, पौधों को भूमि में स्थिर रखने का काम करती है। दूसरा, भूमि में जो भी जल एवं खनिज लवण है उनका अवशोषण करती है। ठीक है, जो जैसे कि आप सभी को पता है कि जब हम कोई नया पौधा लगाते हैं तो जड़ का ही लगाते हैं। बहुत सारे पत्तियां हैं जिनकी हम मतलब जड़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जैसे कि मेहंदी हो गया। तो यहाँ पे देखिए, जब हम पानी यहाँ पे मतलब डालते हैं तभी तो ये इसका विकास होता है, वृद्धि होता है। तो वो कौन करता है, तो जड़ करता है, क्योंकि जो भी भूमि से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती है। तो इस तरीके से ये जड़ के कार्य होते हैं। अगला जो प्रश्न है कि जलीय पौधे को हम क्या कहते हैं। तो जो पौधे जल में रहते हैं उनको हम जलोद्भिद कहते हैं। जलीय जंतु को हम क्या कहते हैं, तो जो जंतु जल में रहते हैं उनको हम जलचर कहते हैं। ठीक है, आप वैसे जंतुओं का नाम बता सकते हो। अगला जो है कि मछली के जल में रहने के लिए कौन कौन से अनुकूलन अंग सहायक हैं, लिखिए। तो मछली के जल में रहने के लिए कौन कौन से अनुकूलन अंग हैं, तो मछलियों में श्वसन के लिए गलफड़े तथा जल में तैरने के लिए इनका धारा रेखित शरीर जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और यही इनके अनुकूलन अंग है। सबसे पहले श्वसन के लिए गलफड़े और जल में तैरने के लिए धारा रेखित शरीर। 2 महत्वपूर्ण फैक्ट है, आसानी के साथ याद कर सकते हो। श्वसन के लिए गलफड़े और तैरने के लिए जल में धारा रेखित शरीर। अगला जो प्रश्न है कि मुसला जड़ों को कितने भागों में बांटा गया है। तो मुसला जड़ों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में, जैसे कि आप सभी को पता है, शंकुरूप, कुंभीरूप, तर्करूप। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है कि अपस्थानिक जड़ों में भोजन एकत्रीकरण के लिए क्या परिवर्तन होते हैं।
अपस्थानिक जड़ों में भोजन एकत्रीकरण के कारण क्या परिवर्तन होते हैं? तो भोजन में एकत्रीकरण के कारण अपस्थानिक जड़ कंद में बदल जाती है, जैसे कि शकरकंद। अगला जो आपका प्रश्न है कि अमरबेल पौधे का सामान्य परिचय दीजिए। अमरबेल पौधे का सामान्य परिचय। अमरबेल एक परजीवी पौधा है जो अपना जीवन चूषक जड़ों के द्वारा यानी चूषक जड़ों के आधार पौधों से लेता है। बहुत महत्वपूर्ण। सबसे पहले तो परजीवी पौधा है, यही प्रश्न पूछ सकता है, परजीवी पौधा है तो यहाँ पर आप सभी का जो आंसर होगा वो होगा अमरबेल। और यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है अमरबेल पौधे के सामान्य इंफॉर्मेशन या आप कह सकते हो इसका इंट्रो दीजिए। तो अमरबेल एक परजीवी पौधा है जो अपना जीवन चूषक जड़ों के आधार या आप कह सकते हो चूषक जड़ों के द्वारा आधार पौधों से लेता है, या जो भी होता है वही उनके चूषक जड़ें ही पोषक होते हैं। अगला जो प्रश्न है कि मूलांकुर से विकसित होने वाला जड़ कौन से है? तो मूलांकुर से विकसित होने वाली जो जड़ है वो मूसला जड़ है। ये जो अगला जो आपका प्रश्न है यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। आर्द्रताग्राही जड़ें क्या हैं? आर्द्रताग्राही जड़ें क्या हैं? ऐसी जड़ें जो हवा में लटक कर अपने स्पंजी सिरों द्वारा जल वाष्प अवशोषित करके पौधों की जल पूर्ति करती है, इन्हें आर्द्रताग्राही या वायवीय जड़ें कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, वायवीय जड़ें का एक उदाहरण दीजिए तो उसमें जो नाम आ जाएगा वो आ जाएगा आर्किड की जड़ें। आर्द्रताग्राही जड़ें हैं, इनका एक उदाहरण दीजिए तो आप लिख सकते हो आर्किड की जड़ें। अब देखिए आर्द्रताग्राही जो जड़ें हैं बहुत महत्वपूर्ण, ये जो डिफिनीशन है इसको भी अच्छे ढंग से याद कर लीजिएगा। ऐसी जड़ें जो हवा में लटककर अपने स्पंजी सिरों द्वारा जल वाष्प को क्या करती है अवशोषित करके, और जो भी क्योंकि वो हवा में लटककर इसीलिए लटकती है ताकि जल का वाष्प को अवशोषित कर सके और पौधों को जल पूर्ति करती है, ठीक है। और इन्हें हम आर्द्रताग्राही या वायवीय जड़ें भी कहते हैं, जैसे कि आर्किड की जड़ें। अगला जो आपका प्रश्न है श्वसन जड़ें किन पौधों में पाई जाती है? तो श्वसन जड़ें किन पौधों में पाई जाती हैं? तो लौड़ोभिद पौधों में पाई जाती है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है कि पत्तियां भोजन का निर्माण किस प्रकार करती हैं? तो पत्तियां सूर्य के प्रकाश में भोजन का निर्माण करती हैं। अगला जो प्रश्न है कि पौधों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? तो पौधे श्वसन क्रिया के अंतर्गत हमें ऑक्सीजन प्रदान करती है। अगला जो प्रश्न है कि 5 पुष्पी तथा अपुष्पी पौधों के नाम लिखिए, यानी ऐसे पौधों के नाम जिसमें पुष्प होते हैं और ऐसे पौधों का नाम जिसमें पुष्प नहीं होते। तो पुष्पी पौधों में देखिए आम, नीम, अमरूद, सरसों, बरगद, ठीक है, ये सभी क्या है जिनमें पुष्प लगे होते हैं। और जिनमें पुष्प नहीं लगे होते हैं उसमें बैक्टीरिया आ जाता है, कवक आता है, शैवाल आता है, मॉस आता है और फर्न आता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये कुछ साइंस के महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न थे जो कि फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, या आप कह सकते हो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स मित्रों को भी शेयर कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं 4 बजे वाली क्लास में एंड उसके बाद 5:30 बजे वाली क्लास में एंड 9 बजे आप सभी को पता है सेकेंड सेमेस्टर की क्लास चलती है और 10 बजे फर्स्ट सेमेस्टर का मॉक टेस्ट होता है। तो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।